विनिर्माण चंदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम 6वें अध्याय विनिर्माण उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। सभी लोगों से विशेष अनुरोध है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले विनिर्माण उद्योग। तो जब किसी काम को नया निर्माण होता है तो उसे विनिर्माण उद्योग कहते हैं। तो कैसे, जैसे कच्चा माल है, कच्चा माल, तो इस कच्चे माल को जब फैक्ट्री में जाके उसका निर्माण होगा तो उसी को कहते हैं विनिर्माण। तो ये होता है विनिर्माण उद्योग। तो विनिर्माण उद्योग के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए, थोड़ा सा समझने के लिए आप समझ सकते हैं। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लूँ तो आप, जैसे सबसे पहले जैसे कच्चा माल है, कच्चा माल, इस कच्चे माल को जब उद्योग में ले जाएंगे अपन, उद्योग में ले जाएंगे तो ये काय से जाएगा, ये वाहन से जाएगा। तो वाहन द्वारा इस उद्योग में जाके इसकी कोई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाएंगी तो उसी को क्या कहते हैं, विनिर्माण उद्योग। ठीक है। तो विनिर्माण उद्योग के बारे में थोड़ा ये है, देखो ये है विनिर्माण उद्योग का, देखो ये इलाका पूरा क्या है, ये विनिर्माण उद्योग है। तो अब इसके बारे में थोड़ी सी अब देखते हैं विनिर्माण का महत्व। तो विनिर्माण उद्योग का विकास विशेषता आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। रीढ़ क्यों? क्योंकि यहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा माल का उत्पादन होता है, इसलिए ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ समझे जाते हैं। तो विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, वरन यह द्वितीयक तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। इसके अलावा है, देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित हैं। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानता को कम करना है। इसके बाद है, निर्मित वस्तुओं वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो विदेशी मुद्रा की कैसे? जैसे यहाँ कोई वस्तु बनी और ये जाके अन्य देशों में बिकी तो इस देश से इसे मुद्रा का मिलेगी, तो वो होता है विदेशी मुद्रा का निर्माण। इसके बाद होता है, वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। तो जैसे विकसित देश हैं, विकसित देश कैसे हैं? जैसे ये माल है, मान लो ये माल है, इसको उन्होंने यहाँ पर निर्माण किया, निर्माण करने के बाद बेचा जाता है। तो आप इसको एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से कैसे? जैसे आपने अपने गांव में देखा होगा, ये गन्ना का खेत है, यहाँ पर गन्ना होता है, गन्ने से यहाँ पर उसका गुड़ बनाया जाता है और इस गुड़ से कोई मतलब विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं गुड़ से। अब उसको बेचा जाए तो ये ज़्यादा दाम में बिकेगा। अगर डायरेक्ट गन्ना को बेचते हैं तो ये कम दाम पर बेचा जाता है। जैसे आपके यहाँ गेहूँ होता ही होगा, आपने देखा ही होगा। तो कैसे है? जैसे ये गेहूँ है, इस गेहूँ को यहाँ पर आपने बेचा, बेचने के बाद ये गया बाहर से इसका बना आटा, इस आटे को व्यक्ति खरीदता है। तो डायरेक्ट गेहूं से खरीदने की अपेक्षा ये आटा आपको महंगा मिलेगा। तो ये होता है विनिर्माण उद्योग। तो उसका जो अंतिम है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो वो है। अब है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। तो क्या क्या योगदान है? तो ये पिछले 2 दशक में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान है 27% में 17% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन, गैस तथा विद्युत ऊर्जा उत्पादन से है। तो ये भाग इतना इम्पोर्टेंट में लगा लीजिए और पढ़ लीजिए। तो अपने अर्थव्यवस्था में कितना योगदान देता है? 27%, जिसमें केवल 17% अकेला विनिर्माण उद्योग देता है। इसके अलावा 10% खनिज खनन, गैस और विद्युत ऊर्जा उत्पादन से प्राप्त होता है। तो भारत में पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण उद्योग का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। पिछले 1 दशक में भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7%
प्रति वर्ष से बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक 12% अपेक्षित है। 2003 में विनिर्माण क्षेत्र में 9 से 10% दर से वो होगा। तो इसका क्या है, तो एक दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इस विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की गई है। अब है औद्योगिक अव्यवस्थित। तो उद्योगों को स्थापित स्वतः जटिल। इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, पूंजी, श्रमिक पूंजी, शक्ति के साधन तथा सॉरी आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहाँ ये कारक उपलब्ध हों अथवा जहाँ इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ नगरीकरण प्रारंभ होगा। औद्योगिक शहरों के निकट लगाए गए वहाँ पर क्या है, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक, वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हैं। अब आप लोग आगे आते हैं तो इसमें देखो विनिर्माण उद्योग कैसे वो होता है। सबसे पहले देखो निवेश, कच्चा माल और घटक, उत्पादक घटक जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, अवरचना, ये सारे इसमें आते हैं। तो भूमि, एक ज़मीन चाहिए उद्योग लगाने के लिए। फिर उसमें काम करने वाले मजदूर चाहिए। मजदूरों के अलावा इस उद्योग फ्री में नहीं बनेगा, इसके लिए पैसा चाहिए। पैसा जो आएगा वो हो गई पूंजी। फिर है उद्यमी, इसको चलाने वाला एक व्यक्ति चाहिए जो इसको चला सकता है। ठीक है, तो ये होता है आपका इस तरह से। फिर क्या होगा, इसका परिवहन, कच्चे माल को लेकर लोग कारखानों में जाएंगे, तो एक कारखाने में वाहन द्वारा पहुंचने के बाद उस माल को उत्पादन होगा। उत्पादन के बाद दोबारा से उस माल को दोबारा से तैयार माल को फिर परिवहन द्वारा अनेक जगह भेजा जाएगा और फिर जाके ये बाज़ार में पहुंचेगा। और बाज़ार में जब पहुंचने के बाद फिर उसकी बाज़ार में पूंजी प्राप्त होगी। फिर पूंजी से कच्चा माल खरीदेगा। इस तरह से एक एक चक्र चलता रहता है। एक चक्र लगातार चलता रहता है विनिर्माण उद्योग का। तो इस तरह से विनिर्माण उद्योग से कार्य होता है। अब है उद्योग के आदर्श। तो उस स्थान की लागत पर उत्पादन की लागत, फिर उस स्थान उद्योग का निर्णय, उत्पादन का वितरण और उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत। तो ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। तो इनको आप ज़रूर ध्यान रखें कि अगर चारों चीज़ें एक कॉम्बिनेशन में नहीं है तो उद्योग नहीं लग सकता है। अगर कॉम्बिनेशन में है तो अब उद्योगों का वर्गीकरण। रोज़मर्रा के इस्तेमाल में विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाएं, जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, ये अन्य प्रकार के सारे क्षेत्र आते हैं विनिर्माण। ये उद्योगों का वर्गीकरण है। अब कैसे, सबसे पहले है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, कृषि पर आधारित और खनिज पर आधारित। तो कृषि पर आधारित जैसे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबड़, चीनी, चाय, कॉफ़ी, वनस्पति तेल, तो ये हो गए कृषि पर। इसके अलावा खनिज पर लोहा तथा इस्पात, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार और पेट्रो रसायन उद्योग, तो ये हो गए। ये मुख्य रूप से तो आपको अगर पूछा जाए कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। कैसे दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक कृषि पर आधारित, नंबर दो खनिज पर आधारित। कृषि पर आधारित जहाँ से कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है वे कृषि पर आधारित, और जहाँ कच्चा माल खनिज से प्राप्त होता है वे कहलाएंगे आपके खनिज पर आधारित। तो इस तरह से ये दो प्रकार के होते हैं। अब है भूमिका के आधार पर। तो भूमिका के आधार पर भी दो प्रकार के हैं। नंबर एक उपभोक्ता उद्योग, नंबर दो आधारभूत। तो आधारभूत उद्योग वही होंगे जो आपने यहाँ पढ़े हैं खनिज। खनिज वाले कहेंगे आधारभूत, और जो उपभोक्ता के हैं वो कृषि पर आधारित होंगे। तो इस तरह से फिर आएंगे पूंजी निवेश। तो पूंजी निवेश के आधार पर होंगे दो प्रकार के। एक तो होगा स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र में लगे जैसे कोई भी उद्योग है भी आएंगे स्वामित्व। स्वामित्व मतलब किसका है, किसी एक व्यक्ति का है या किसी एक संस्था का है
तो व्यक्ति का स्वामित्व हो तो एक व्यक्ति के स्वामित्व के आधार पर, संस्था का हो तो संस्था के आधार पर है। ठीक है, तो इसमें आते हैं मुख्य रूप से निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। अब निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में थोड़ा अपन जान लेते हैं इसके बारे में कैसे है। जैसे कोई एक व्यक्ति ये उद्योग लगाता है, इसमें वो स्वयं पूंजी लगाता है, तो इसका लाभ भी वही व्यक्ति लेगा, एक ही व्यक्ति लेगा। तो एक व्यक्ति जब इसका लाभ लेता है तो वो आ जाएगा निजी क्षेत्र। अब आते हैं आपको संयुक्त क्षेत्र। तो संयुक्त क्षेत्र कैसे, जैसे एक फैक्ट्री ये लगानी है, इस फैक्ट्री के लिए वो शेयर वितरित करेगा यहाँ पर, तो इस शेयर को अनेक व्यक्ति खरीदेंगे। जब अनेक व्यक्ति इन शेयरों को खरीदेंगे, बहुत सारे व्यक्ति इसको खरीदेंगे, तो एक व्यक्ति का तो रहा नहीं, तो ये आ जाएगा आपका संयुक्त क्षेत्र में। संयुक्त मतलब विभिन्न लोग हैं, इसके मालिक एक नहीं है, विभिन्न हैं, तो ये आ जाएगा आपका संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत। अब आते हैं थोड़ा सा आप कृषि पर आधारित। सबसे पहले तो कृषि पर आधारित उद्योग, तो कृषि पर आधारित सबसे पहले वस्त्र उद्योग। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का काफ़ी बड़ा महत्व है, क्योंकि प्राचीन काल से ही वस्त्र उद्योग इतना फेमस था, इसीलिए अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया, क्योंकि वो चाहते थे कि भारत के वस्त्र उद्योग के मारे उनके यहाँ जो औद्योगिक इकाइयाँ थीं उनका उत्पादन नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। फिर है सूती वस्त्र, तो फिर ये सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग भारत में प्राचीन से सूती वस्त्र उद्योग कताई हथकरघा तकनीक से बनाए जाते हैं। 18वीं शताब्दी में विद्युतीय हथकरघा आने लगे, तो उससे इस उद्योग को बढ़ावा मिला, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड की मशीन निर्मित स्पर्धा नहीं कर पाए। इसका कारण क्या था कि जो इंग्लैंड के लोग थे वो लोग क्या करते थे कि यहाँ से सस्ता खरीदते थे, फिर खुद की मशीन में बनाकर उसको यहीं बेचा करते थे। तो कच्चा माल भी यहीं का और बेचना भी यहीं का, तो लाभ बाकी का बीच का वो कमा ले जाते थे। तो ये था विनिर्मित उद्योग। फिर देखो जैसे ये उद्योग के बारे में है, देखो ये कैसे बनता है माल। तो सबसे पहले क्या क्या होगा, सबसे पहले कच्चा रेशा, सबसे पहले रेशा का उत्पादन होगा, रेशा का उत्पादन, फिर कच्चा रेशा, फिर सूत, फिर कपड़ा बनेगा, कपड़े के विभिन्न गारमेंट्स बेचेंगे, फिर उसका निर्माण होगा, फिर रंगाई होगी, फिर बुनाई होगी, बुनाई के बाद धुनाई कुताई होगी और फिर इसका उत्पादन किया जाएगा। तो इस तरह से ये चलता है। ठीक है, तो ये भारत बहुत वस्त्र उद्योग में नंबर 1 पर है। ठीक है, अब आते हैं एक भारत के प्रमुख उद्योग। तो इसमें पहले नंबर अपन हम जैसा हमेशा ही बताते हैं कि सबसे पहले इसको देखो, तो ये काला है, ये सूती वस्त्र, लाल कलर का है ऊनी वस्त्र, और ये है रेशम वस्त्र। तो अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले रेशम वस्त्र। तो रेशम वस्त्र कहाँ है, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग। ठीक है, ये आ गया रेशा। ठीक है, इसके अलावा देखो रेशम वस्त्र ये आ गया आपका बेलवाड़ी, कोलार, बेंगलुरु, मैसूर, कोयम्बतूर नहीं है। तो ये आ गए आपके रेशम वस्त्र। इसके अलावा रेशम वस्त्र के कारखाने बोकारो में है, वाराणसी में है। तो ये सारे रेशमी वस्त्र हैं। इसके बाद अपन अगला देखते हैं सूती वस्त्र। तो सूती वस्त्र के बारे में यहाँ ऊपर से ही देखते हैं। तो देखो सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ हैं, आगरा में है, मुरादाबाद में है, ये यूपी में है, यूपी में आगरा और मुरादाबाद में सूती वस्त्र। इसके बाद अहमदाबाद, राजकोट, पोरबंदर, जामनगर, उज्जैन, देवास, इंदौर, जलागांव, औरंगाबाद, पुणे, वर्धा, मुंबई, ये सारे क्या है, ये सब सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने हैं। यहाँ देखो चेन्नई, कोयम्बतूर, मदुरई, ये सारे क्या हैं, ये सब सूती वस्त्रों के कारखाने हैं। अब आते हैं यहाँ पश्चिमी बंगाल में। तो पश्चिमी बंगाल में हुगली, हावड़ा और ये मुर्शिदाबाद, ये सब क्या हैं, सूती वस्त्र के। अब है ऊनी वस्त्र। तो ऊनी वस्त्र भारत में कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में बारामूला, फिर अमृतसर, ये पंजाब में आ गया, लुधियाना भी पंजाब में,
पानीपत आ गया आपका हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका आगरा यूपी, शाहजहाँपुर यूपी, कानपुर यूपी, वाराणसी, मिर्ज़ापुर यूपी, तो ये सारे क्षेत्र। फिर इसके बाद आते हैं आप अहमदाबाद गुजरात में, जामनगर गुजरात में, फिर मुंबई महाराष्ट्र में, तो ये सारे क्षेत्र आ जाते हैं। इसके अलावा बंगलुरु ये आ जाएगा आपका कर्नाटक में। तो ये सारे क्षेत्र इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो ये आपका वस्त्रों से जुड़े सारे कारखाना उद्योग के बारे में थोड़ी चर्चा। भारत में पटसन का निर्मित सामान सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। तो भारत पटसन में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। वर्ष 2010-11 में भारत ने लगभग 80 पटसन उद्योग थे। इनमें से अधिकांश पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी एक सक्रिय मेखला में स्थित हैं। तो इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लें पटसन उद्योग के लिए, ठीक है। ये हुगली नदी के किनारे हैं। इसके अलावा हुगली के अब अंतर्राष्ट्रीय इन उद्योगों को चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंतरिम वस्तुओं से बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र, थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी स्पर्धा शामिल है। यदि पटसन पैकिंग अनिवार्य प्रयोग का सरकारी नीति के कारण इस घरेलू उद्योग में मांग बढ़ी है, तो इसका खरीदार कौन कौन है? प्रमुख खरीदार, तो देखो प्रमुख खरीदार में ये देख लो, अमेरिका, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे इसके खरीदार हैं। तो इस तरह से ये हो गया चीनी उद्योग। तो भारत का चीनी उत्पादन विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खंड सारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। तो सबसे पहले भारत में चीनी का उत्पादन विश्व में दूसरे स्थान पर है। नंबर 1 चीनी का उत्पादन चीन करता है, दूसरे नंबर भारत। फिर इसके अलावा खंड सारी और गुड़ में भारत विश्व में पहला स्थान है, ठीक है। अब तथा इसकी चीनी मिलें सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? तो ये यहाँ से देख लो, चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्य में फैली है। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। तो जो चीनी मिलों का जो 60% हिस्सा है, तो वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में है, ठीक है। फिर है महाराष्ट्र में विशेषकर संख्या बड़ी है। इसके अलावा कई चुनौतियाँ भी हैं। फिर है खनिज आधारित उद्योग। तो खनिज आधारित उद्योग कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे पहला उद्योग है आपका, ये आ गया आपका लोहा और इस्पात। तो लोहा तथा इस्पात आधारभूत उद्योग हैं, क्योंकि अन्य सभी भारी हल्के मध्यम उद्योग इस बनी मशीनरी पर निर्भर है। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण आवश्यक है। तो आप लोग थोड़ा हम समझाते हैं। आज के ज़माने में कोई भी उद्योग लगाना हो, आपको लोहे की आवश्यकता, लोहे से बना सामान ही उसमें लगेगा। तो सबसे प्रमुख उद्योग कौन सा होगा? लोहा उद्योग। चाहे आप मकान बनाओ तो उसमें भी लोहे के सरिया लगते हैं, चाहे आप कुछ भी करो उसमें लोहे की ज़रूरत है। तो लोहा उद्योग आपको ज़्यादा मात्रा में चाहिए, इसलिए लोहा भारत में भी ज़्यादा मात्रा में निकलता है। भारत इसका आयात भी करता है। तो भारत में इसके उत्पादन की गणना, तो देखो, तो कोकिंग लोहे या चूना पत्थर लगभग 4:2:1 के अनुपात में है। 2009 लाख टन विनिर्माण संसार कच्चा तीसरे स्थान पर है। यह स्पंज लोहे सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद 2016 में यहाँ प्रति व्यक्ति खपत केवल 63 किलोग्राम थी, जबकि इस समय प्रति व्यक्ति औसत खपत 208 किलोग्राम है। तो 2016 में कितनी थी? 63, और आज 208 किलोग्राम। तो इसके बारे में थोड़ा तो ये है, इसको देखते हैं। 10 में 68, 11 में 75.70 मीट्रिक टन, 12 में 81.68, 13 में 87.67, 2014 में 92.16, 15-16 में 91 और 16 में 101। तो यानी लोहे की खपत सालों दर सालों बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या है? जैसे आप लोग अपने घर का उदाहरण ही ले लें, तो पहले घर मिट्टी से बनाए जाते थे, इसमें लोहे का बिल्कुल काम नहीं होता था मकानों में। लेकिन आज के मकान देख लो, आज के मकानों में लोहे के सरिया सबसे ज़्यादा उपयोग होते हैं। तो इससे उत्पादन इसका लगातार बढ़ रहा है। तो जब बढ़ते हैं लोहे से, तो सबसे पहले कच्चा माल उत्पादन होता है, ये कच्चा माल हो गया।
फिर इसका परिवहन होगा झोंकदार भट्टी के द्वारा। लोहे को गलाया जाएगा, चूना पत्थर और खनिज और सारी चीज़ें जो हैं वो मिलाई जाएंगी। मिलाने के बाद इसका ढलवा लोहा तरल प्रचार सांचे में तैयार किया जाएगा। फिर इससे इस्पात बनाया जाएगा। इस्पात बनाने के बाद इसमें विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें आपको रेलिंग जो भी चीज़ें बनानी है वो उस पर बना दिया जाएगा। तो ये होता है। देखते हैं भारत के लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ हैं। तो आप देखो, ये है, देखो ये लोहा इस्पात संयंत्र हैं। तो आपको मैं बताता हूँ क्रमवाइज। तो देखो, ये है दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। ये है बर्नपुर। बर्नपुर कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। ये है बोकारो। बोकारो आपका कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका झारखंड में। फिर ये जगदीशपुर झारखंड में। फिर ये है राउरकेला, ये छत्तीसगढ़ में, सॉरी छत्तीसगढ़ में नहीं, ये उड़ीसा में राउरकेला। भिलाई छत्तीसगढ़ में। विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है। फिर इसके बाद विजयनगर और भद्रावती दोनों कर्नाटक में। फिर है ये सेलम, ये पड़ेगा आपका तमिलनाडु में। तो ये आपके सारे लोहा इस्पात उद्योग हैं। तो इनको एक बार रिवाइज कर लें नीचे से। सलम तमिलनाडु, भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक, विशाखापट्टनम ये विशाखापट्टनम है। ये विशाखापट्टनम आपका पड़ेगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम हो गया। इसके बाद आता है भिलाई। भिलाई आएगा आपका छत्तीसगढ़। इसके बाद राउरकेला आ जाएगा आपका उड़ीसा में। फिर आ जाएगा जगदीशपुर और बोकारो। जगदीशपुर और बोकारो ये दोनों आपके झारखंड में निकल जाएंगे। फिर इसके बाद ये बर्नपुर और दुर्गापुर ये आपके पश्चिमी बंगाल में निकल जाएंगे। तो ये भारत के प्रमुख। तो जैसे आप अब देखते हैं, तो लोहा उत्पादन में मिनी इस्पात उद्योग, छोटे संयंत्र जिनको विद्युत भट्टी, रद्दी, स्मृति स्पंज, आयरन का प्रयोग होता है। इनमें रेल्स और ये हल्के स्टील ये प्रमुख हैं। इसके अलावा ये बड़े बड़े संयंत्र हैं। तो अब देखते हैं भारत और चीन का उत्पादन मीट्रिक टन में। तो भारत में देखो 77.3, जबकि चीन से 731 टन का वो व्यापार होगा। भारत ने 2013 में 81, चीन से 822, 86.5, 822, 89, 803, 808, 95 ये भारत ने उत्पादन किया और ये इसका वो हो गया। फिर आता है आपका एल्यूमिनियम प्रगलन। तो एल्यूमिनियम देश के एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तमिलनाडु राज्यों में स्थित हैं। तो ये हो गया प्रगलन। ठीक है। तो ये देखो, ये फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं। ये फैक्ट्री है काहे कि इसमें जो एल्यूमिनियम का प्रगलन है। ठीक है। अब देखो इस एल्यूमिनियम में 4 से 6 टन बॉक्साइट, 2 टन एल्यूमिनियम और 1 टन एल्यूमिनियम इसको मिला करके सामान बनाया जाता है। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं मोटर गाड़ी उद्योग। तो देखो, मोटर गाड़ी उद्योग भारत में विशेषकर कार, दोपहिया, तिपहिया अपार वृद्धि हुई है। उद्योग कहाँ कहाँ पर हैं? देखो, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बेंगलुरु के आसपास स्थित हैं। तो ये है मोटर गाड़ी उद्योग। अब है सूचना प्रौद्योगिकी। देखो, एक कंपनी है पश्चिमी बंगाल की। इस कंपनी को देख लो, यहाँ पर मोटर गाड़ी बनाए जाते हैं। तो इनसे क्या क्या हानि हुई है अब देखो। तो इसमें सबसे पहले वायु प्रदूषण में, तो वायु में क्या हुआ, इनसे निकलने वाला जो कचरा है वो उड़कर हवा में मिलता है। हवा में मिलने से कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये वायु प्रदूषण। फिर जल प्रदूषण, जो इनका कचरा निकल के जल में मिलता है तो जल प्रदूषण। भूमि पर जो कचरा गिरता है तो भूमि प्रदूषण। जो इनसे आवाज़ उद्योग धंधों से होती है उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इस तरह से ये प्रदूषण होने लगे। सॉफ्टवेयर पार्ट, तो ये देखो कहाँ कहाँ है इसके बारे में थोड़ा पहले ये देखो। अपन सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, और ये मोहाली आ जाएगा आपका पंजाब में। ये नोएडा आ जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है। जयपुर आ जाएगा राजस्थान में। तो इतने क्षेत्र आपने देख लिए। फिर आ जाएगा गांधीनगर गुजरात में। इंदौर आ जाएगा मध्य प्रदेश में। मुंबई और पुणे आ जाएगा महाराष्ट्र में। इसके बाद हैदराबाद आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में।
और ये अब तेलंगाना में निकल चुका है। तो हैदराबाद आ जाएगा तेलंगाना में, बेंगलुरु मैसूर आ जाएगा आपका कर्नाटक में, फिर ये चेन्नई आ जाएगा आपका तमिलनाडु में, और ये तिरुवनंतपुरम आ जाएगा आपका केरल में। ठीक है, इसके अलावा ये विशाखापट्टनम आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में, भुवनेश्वर उड़ीसा में, कोलकाता पश्चिमी बंगाल में, और ये गुवाहाटी आ जाएगा आपका असम में। तो इस तरह से भारत में ये सॉफ्टवेयर तकनीक है। आपने इस पाठ की चर्चा की, इसी के साथ धन्यवाद। और अगले पाठ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।